नमस्कार। हम अपने पिछले क्लास में ना बात ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, जिसमें हमने बेरीबारी केस देखा था। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका केशवानंद भारती का। ये प्रियम्बल है और केशवानंद भारती केस के बारे में बात करेंगे। केशवानंद भारती भारती केशवानंद भारती एक्चुअली एक मठ में रहते थे, पुजारी टाइप के थे। मठ में रहते थे और केरला गवर्नमेंट ने ना एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया था 1961 में 1969 में उसने एक लैंड रिफॉर्म बिल लाया था, जिसके चलते इनका जो मठ का जो लैंड है जो इनके अंडर में था वो गवर्नमेंट वापस ले रही थी, जिसके चलते ये आर्टिकल 32 का वो हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। और इस केस को एक फंडामेंटल राइट का भी मतलब फंडामेंटल राइट केस भी कहा जाता है। इस केस को इसका एग्जाम्पल आपको फंडामेंटल राइट में भी मिलेगा। और इसका इंपॉर्टेंस, इस केस का इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 13 जज बैठे हुए थे, 13 जज, और डिसीजन हुआ था एकदम 7/6 के मार्जिन से। सॉरी, आज तक किसी भी केस में इंडिया में 13 जज नहीं बैठे हैं केशवानंद भारती केस को छोड़ करके। तो ये चले गए कोर्ट में और इसी में मतलब फिर उसी तरह से पक्ष विपक्ष, केरला गवर्नमेंट अपना पक्ष रख रही थी, इनका वकील इनका पक्ष रख रहा था। तो उसमें बात आई कि जिस तरह से जो सारी बातें हमको कही गई हैं, प्रियम्बल का बात आया, प्रियम्बल से लेकर के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस आधार पे ये अधिकार है। तो बात आया कि सर पिछले केस में तो प्रियम्बल के बारे में बोला गया कि वो तो पार्ट ही नहीं है, तो आप उसका नाम कैसे ले रहे हैं। इसने कहा नहीं, मतलब इस समय इन 13 जजों ने कहा कि नहीं, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द होल स्टोरी इज दैट कि केशवानंद भारती से उसने सिर्फ पार्ट ही नहीं कहा, बल्कि यहां पर एक डॉक्ट्रिन भी निकला, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट आया उसमें यही नहीं कहा गया, क्योंकि एक्चुअली बात आई थी ना कि वो जो स्टेट के वकील हैं उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के पास लिमिटलेस पावर है अमेंडमेंट करने का, सुधार करने का, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो कोर्ट ने ये माना कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट के पास लिमिटलेस पावर है अमेंड करने का अकॉर्डिंग टू द डिमांड। लेकिन एक उसने बोला कि आप कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन क्या है, तो कोर्ट ने इसको अपने पास रखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने पास रखा कि जब भी कोई आप अमेंडमेंट करेंगे तो हम उसको रिव्यू में इसी आधार पे देखेंगे कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना आपको पॉजिटिवली कंपेल करता है, पॉजिटिवली बायस करता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एक्चुअली किसी ना किसी पार्टी की होती है, तो उनका एक निहित स्वार्थ होता है, क्योंकि पार्टियां जो बनती हैं वो कॉमन थॉट के आधार पर एक ग्रुप ऑफ आदमी बनाते हैं, वो आदमी ही है, तो उनका कुछ निहित स्वार्थ होता है। अब उस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हो सकता है कि कोर्ट में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत बड़ा फेरबदल कर दे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले संविधान दाता थे उनकी सोच को अल्टर कर दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वहां पे बैठा हुआ है और उसने कहा कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और इसमें प्रियम्बल को इंक्लूड कर लिया गया कि ये पार्ट ही नहीं है, ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से हम अभी से मान करके ये चलेंगे। इसके बाद एक और केस आया था LIC का 1995 में, उसमें भी ये माना गया कि प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हम मान के चलेंगे कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो नाजिर बन जाता है, प्रेसिडेंस बन जाता है। वो जो निचली अदालतें हैं, मतलब हाई कोर्ट में सिर्फ प्रेसिडेंस से चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर ऐसा बोला था, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो वो नाजिर बन जाता है, प्रेसिडेंस बन जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, अब आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अनडिवाइडेबल पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये है। अब हम आते हैं ना अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे, द नेम एंड टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो पार्ट वन में आपको पढ़ना है नेम एंड टेरिटोरी ऑफ इंडिया, और उसमें 4 ही आर्टिकल है।
बहुत आसान है, 4 ही आर्टिकल है। पहला आर्टिकल क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब नाम पे जो यूनियन का नाम होगा उस पर थोड़ा सा मामला फंस गया। तो बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छे से कहा, क्योंकि एक तबका कह रहा था कि देखिए ट्रेडिशनली हमारा जो देश है ना भारत के नाम से जाना जाता है, तो हमारे इस देश का नाम भारत होना चाहिए। जो नए थे, जो यंग लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए हमेशा मतलब ट्रेडिशन को ही आगे क्यों रखना है, अभी जमाना बदल गया है तो थोड़ा स्टाइलिश नाम रखते हैं इंडिया, तो हमारा इंडिया होना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि अरे छोड़िए महाराज, हम आप दोनों को खुश कर देते हैं। कैसे? तो उन्होंने कहा कि जो हमारा यूनियन का नाम होगा ना, यूनियन का जो नाम होगा वो होगा इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज भारत। तो उन्होंने नेम क्या रख दिया, दोनों रख दिया, इंडिया दैट इज भारत। इस लाइन पे बीपीएससी 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इंडिया दैट इज भारत है, इंडिया इक्वल टू भारत है, इंडिया इक्विवेलेंट टू भारत है। तो आपके देश का जो यूनियन है उसका क्या नाम है, इंडिया दैट इज भारत। और एक बात इसमें है, यूनियन, एक होता है यूनियन, दूसरा होता है फेडरेशन, तीसरा होता है कॉन्फिडरेसी। आर्टिकल याद करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन वो पूछते हैं टर्मिनोलॉजी से। तो इंडिया क्या है, यूनियन है, और ये क्या है, फेडरेशन है, और ये कॉन्फिडरेसी है। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है? यूनियन का मतलब हिंदी में होता है संघ, फेडरेशन का मतलब भी हिंदी में होता है संघ, कॉन्फिडरेसी का मतलब हिंदी में होता है परिसंघ। अब आपने सुना होगा पेशवा कॉन्फिडरेसी था, पेशवा कॉन्फिडरेसी था जो शिवाजी का साम्राज्य था महाराष्ट्र में। एक्चुअली वो आगे चल के 5 जगह पेशवाओं का एक कॉन्फिडरेसी बना, जिसमें पेशवा जो थे वो सब पे शीर्ष पे थे, मतलब कंट्रोल थे। जैसे पेशवा ऑफ पूना, होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, एंड आपके नागपुर के थे भोसले। तो इस तरह से उनका 5 ठो कॉन्फिडरेसी बना था। कॉन्फिडरेसी बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है। उसमें सिर्फ इंटरेस्ट देखने के लिए ऐसा लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लोग एकजुट होते हैं, और ये इतना कमज़ोर होता है कि छोटा सा प्रॉब्लम पे ये टूट जाता है, हाईली डिस्ट्रक्टिबल, हाईली अनस्टेबल। इसलिए पेशवा कॉन्फिडरेसी टूट गई। वो एक दूसरे की लड़ाई में भी शामिल नहीं होते थे अपने हित को साधने के लिए। लास्ट में तो ऐसा सिचुएशन आया कि जो पारामाउंट थे पेशवा पुणे, उसी पे सब यही कॉन्फिडरेसी वालों ने हमला कर दिया था। तो वो अलग बात है। अब फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन जो होता है ना, एग्रीमेंट के तौर पे होता है। इसका एग्जांपल क्या है? यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो 50 स्टेट हैं, जो भी 50 स्टेट हैं, उनका वो फेडरेशन है। ये इससे मजबूत होता है क्योंकि एग्रीमेंट होता है, हम एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे और अपना एक अलग कंट्री बना लेंगे। सिंपल सी बात है। मतलब ये फेडरेशन का खासियत होता है, वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट होते हैं, उनका स्टेट का लॉ कुछ अलग होता है, मतलब उनके कुछ बार्गेनिंग पावर कि हम देखिए ये वाला चीज़ अपने पास रखेंगे और सेंटर में कुछ और रहेगा, लेकिन जब जोर ज़बरदस्ती होगी तो हमारा चलेगा या हमारा। इसीलिए वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, मतलब आप जिस स्टेट में रहते हैं उसका एक सिटीजनशिप और एक यूनाइटेड स्टेट का सिटीजनशिप। तो ये है आपका फेडरेशन, जिसका बेसिस क्या होता है, कुछ एग्रीमेंट होता है, कुछ जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एग्रीमेंट नहीं बनते हैं, एसटीजी गोल यूएन का, वैसा ही ये एग्रीमेंट पे रहते हैं। ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है फेडरेशन। इसमें इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता थोड़ा ज़्यादा रहती है, स्टेट की भी और सेंटर की भी। लेकिन एजुकेटेड आदमी के लिए, हमारा कंडीशन उस तरह का नहीं था। वहाँ पे ऐसे ही देश बटा हुआ था, लोगों में कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म थोड़ा बढ़ चढ़ के था। इसी का देन है कि आज तक हम अपने मतलब नेशनल लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, हमारे पास इतने सारे लैंग्वेज और डायलेक्ट्स हैं कि क्या करें। तो ये फेडरेशन है, जो यूएसए जो है एक फेडरेशन है, लेकिन हमारा क्या है, यूनियन है। सबसे मजबूत होता है यूनियन। बी आर अम्बेडकर ने, उन्होंने खड़े शब्दों में क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात कहा था कि देखिए मैं फेडरेशन कहने से ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ यूनियन कहने का। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टेट हैं, जो इंडियन यूनियन या भारत एक यूनियन में आ गए हैं, वो नहीं कहा जाता है, पहले के फिल्मों में आता था एक डायलॉग कि देखिए ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, यहाँ पे आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है।
तो यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। एक बार जो इंडियन यूनियन में आ गया वो वापस नहीं जा सकता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यूनियन इसको कहा जाता है। वो अलग बात है कि दो स्टेट को मिला करके, अभी दूसरा में वही चीज़ है, दो स्टेट को मिला करके या उसका कुछ एरिया छीन करके दूसरे एरिया को दे देंगे। हमारा सेंटर बहुत मजबूत है। तो इसके लिए एक फ्रेज है कि डिस्ट्रक्टिबल यूनियन इज द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। फेडरेशन क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब अगर यूएसए चाहे कि कुछ उसका एरिया लेकर के कुछ उसका एरिया लेकर के एक नया 91वां मतलब 51 हम स्टेट क्रिएट कर दे, तो वो नहीं कर सकता। वो अलग से एक्वायर कर लेता है तो उसको 51 नंबर दे देगा, लेकिन वो नहीं कर सकता। हमारा यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे कश्मीर में देखे ना, वो एक स्टेट हुआ करता था, 2 यूनियन स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी बन गई। मतलब सेंटर जब चाहे उसका ये अधिकार है और सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इससे एकजुटता बनी रहती है। तो हमारा जो क्या है, यूनियन है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट लाइन में बस इतना ही बात कहता है कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो यूनियन का मतलब समझे, नेम क्या है? इंडिया, डेट इज भारत। अब एक बात आती है कि जैसे ही ये आप लाइन पढ़िएगा तो ये कहेगा कि हमको तो आप पढ़ लिए, लेकिन अब आप जाइए शेड्यूल 1 में। अब ये शेड्यूल 1 में जाने के लिए क्या कह रहा है? तो शेड्यूल 1 में आपको एक लिस्ट मिलेगा। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? अनुसूची। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? अनुसूची। वहां पर एक लिस्ट मिलेगा कि आपके पास स्टेट कितने हैं, आपके पास यूनियन टेरिटरी कितनी है, और आपने एक्वायर्ड कितना को किया। 3 तरह के स्टेट के आपको नाम देने होंगे। तो हमारे पास स्टेट कितने हैं? 28। तो 28 का नाम, उनका क्या होता है, उनका एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, यूटी, ये सारा डिटेल्स आपको शेड्यूल 1 में मिलेगा। दूसरा कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। दूसरा जो कहता है, आर्टिकल दूसरा कहता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब बाहर से कोई फॉरेन लैंड है, उसको ज्योग्राफिकल लैंड है जो वीरान पड़ा हुआ है, उसको आप बना सकते हैं। दूसरा ये भी कहता है कि जो एग्जिस्टिंग है इनमें से उसको भी आप फेर बदल करके बना सकते हैं। तीसरा तो डायरेक्ट कंफर्म कर देता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री, नेम, एग्जिस्टिंग प्लेट वगैरह। और चौथा ये कहता है कि ये सब करने के लिए, सीधे शब्दों में ये सब जो करने के लिए 2 और 3 का जो प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, तो 2 और 3 में आप कोई भी बदलाव करते हैं। देखिए सेकेंड आर्टिकल ये कहता है कि आप कोई भी फॉरेन लैंड एक्वायर करके और उसको अपनी टेरिटोरी में कर सकते हैं। यहाँ पर एक्वायर्ड का नाम लिखा हुआ है। एक्वायर्ड आप क्या चीज़ से कर सकते हैं? ट्रीटी से कर सकते हैं, वार एंड एग्रेशन से कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन किसी को दे नहीं सकते। ऐसा नहीं लिखा हुआ है देने का। तो ये एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड हमने किसको किया था? अगर कंडीशनली देखा जाए ना, कंडीशनली देखा जाए तो हमने सिर्फ सिक्किम को एक्वायर किया था, सिक्किम को। ये क्लियर होगा आपका सेकेंड वाला से। सिक्किम को हमने कैसे एक्वायर किया था? 1947 में ना, 1947 में सिक्किम जो था वो बोला कि हम प्रोटेक्टोरेट बन के इंडिया का रहना चाहेंगे। मतलब इसने इंडिया का सुजर्निटी अपने ऊपर ले लिया और बोला कि हम आपके अंडर एक प्रोटेक्टोरेट की तरह रहना चाहते हैं। तो इससे इंडिया को क्या मिला? फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन। सिक्किम एक मोनार्की था। यहाँ पे कौन से डायनेस्टी रहते थे? चोग्याल डायनेस्टी था। तो 1947 में जब सारा चीज़ इधर यूनिफिकेशन का, रीऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा था, तो सिक्किम ने बात किया कि हम आपका एक सुजर्निटी हम मानते हैं, हम आपके अंडर रह के, चोग्याल डायनेस्टी वाले ये बोले कि हम रहना चाहते हैं। तो इंडिया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया उनका फॉरेन अफेयर संभाल रहा था, डिफेंस संभाल रहा था, कम्युनिकेशन संभाल रहा था। हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद इनको रहते बहुत अच्छा लगा, बोला कि भाई ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि कुछ और हम आपसे एसोसिएशन बढ़ाना चाहते हैं। तो सेकेंड जो टर्म आया ना, वो इंडिया ने दिया एसोसिएट स्टेट का।
एसोसिएट स्टेट का ये उसी प्रकार था जैसे प्रोफेसर, मतलब फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं था, हाफ फ्लेजेड स्टेट था एसोसिएट स्टेट का। जिसके चलते हमको अमेंडमेंट करके ना, ये टू है ना, 2A जोड़ना पड़ा था। जब भी हम नया अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें ABCD दर्शाते हैं, तो 2A स्पेशल हमको किसके लिए जोड़ना पड़ा था? सिक्किम के लिए। सिक्किम के लिए, इसको याद रखिएगा। ये 34th अमेंडमेंट था। 34th अमेंडमेंट में सिक्किम को हमने क्या बनाया था? 34th अमेंडमेंट में सिक्किम को हमने क्या दिया था? एसोसिएट स्टेट का ओहदा दे दिया था। अब जब गवर्नमेंट को हमारे फील हुआ कि अब हमारा इंटरफेरेंस जो है सिक्किम में बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी वहाँ की जनता पे पकड़ हो गई है, तो रेफरेंडम कराया गया। उसके बाद यहाँ पर भी रेफरेंडम कराया गया और उसके बाद 35th अमेंडमेंट के बाद ये फुल फ्लेजेड हमारा 22वां स्टेट बना था। 22वां स्टेट बना था। 34th अमेंडमेंट किया गया और 34th अमेंडमेंट में ये भी आपके प्रोविजन थे कि जो हमने ये 2A जो जोड़ा है ना स्पेशल सिक्किम के लिए, अब ये रिपील किया जाता है और वापस जितने हमारे ओरिजिनल 1 2 3 जो थे वही रहेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरनेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री, ये आए दिन आप सुनते रहते हैं। आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको कम से कम 2000 तो याद होगा ना। 2000 में 3 स्टेट बने थे। मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बना था और बिहार से काट करके झारखंड बना था, बस। और चौथे में ये कहा जाता है कि देखिए, ये स्टेट को पावर है, मतलब सेंटर को पावर है वो अल्टरनेशन कर दे, तो 2 और 3 में जैसे ही आप कोई अमेंडमेंट करते हैं, 2 और 3 में जैसे ही आप कोई अमेंडमेंट करते हैं, तो आपको अमेंडमेंट शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 में भी साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। तो शेड्यूल नंबर 1 में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे लिस्ट है, ज्योग्राफिकल एरिया का पैमाना आपको देना पड़ेगा। और 4 में क्यों करना पड़ेगा? वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में भी तो फेरबदल होगा। अगर आप एरिया बढ़ा देते हैं तो राज्यसभा लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, अगर आप घटा देते हैं तो घट जाएगी। तो 4 में एलोकेशन है कि किस राज्य को कितनी लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें अलाउड हैं, और 1 में आपका लिस्ट है। तो इसलिए चौथा कहता है कि इसको सस्पेंड किया जाएगा, मतलब साइमल्टेनियसली आपको इसको भी अमेंड करना पड़ेगा। एक और बात है इसमें यह कहा गया है ना कि 360, मतलब अमेंडमेंट की जो धारा है जिससे हम 368 जिससे हम अमेंड करते हैं किसी भी प्रोविजन को, उसमें से इनको बाहर रखा गया है। उसका कुछ अमेंडमेंट हम आगे चल के पढ़ेंगे उसके बारे में। उससे इसलिए बाहर रखा गया है कि ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। कश्मीर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि कितना आराम से बन गया, मतलब वो लोग जो, मतलब हमको तो कभी कभी अजीब लगता है। और यहाँ ये पढ़ाने से पहले ना, ये सारा चीज़ पढ़ाने के बाद एक्सेप्शन में कश्मीर को अलग से पढ़ाना पड़ता था। हमने अलग से पढ़ा है अपने टीचर से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। और भी स्पेशल स्टेटस हैं, महाराष्ट्र को है, गुजरात को है, 7 सिस्टर स्टेट में है, लेकिन वो उस टाइप का नहीं है। वो सारा चीज़ जो भारत के यूनियन का रूल रेगुलेशन है वो लगता है। आपके स्टेट में भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया होगा, जो शेड्यूल्ड एरिया होगा, वहाँ पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है। तो उससे कुछ इशू नहीं था। कश्मीर का मैटर कुछ और था। तो अभी देखिए ना कितना आसानी से हो गया, नहीं तो ये 2 दिन लगता, 1 दिन तो कश्मीर को देखना पड़ता। तो पहले में क्या है? नेम एन यूनियन टेरिटरी, द नेम इंडिया डेट इज भारत, यूनियन फेडरेशन कॉन्फेडरेसी। उसके बाद आपके 3 तरह के स्टेट का लिस्ट मिलेगा शेड्यूल 1 में। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल कहता है। दूसरा आर्टिकल कहता है कि आप एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो स्टेट है उससे इस्टेब्लिश कर दीजिए या दूसरा का एडमिशन लीजिए, फॉरेन लैंड को एक्वायर कर लीजिए। और उसको आप कैसे परचेज करके एक्वायर कर सकते हैं? ट्रीटी से एक्वायर कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं, वार एंड एग्रेशन से एक्वायर कर सकते हैं। कोई भी, मतलब इंटरनेशनल लॉ के अनुसार भी यही कहता है। और फॉर्मेशन जो आपके एग्जिस्टिंग है उसमें से आपका बाउंड्री अल्टरनेशन कर सकते हैं, एरिया रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, 2 को मर्ज कर सकते हैं, एक को 4 टुकड़ा में तोड़ सकते हैं। ये सारा अधिकार है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब ये आप काम करेंगे तो आपको साथ साथ शेड्यूल 1 और 4 को भी साइमल्टेनियसली उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि पहला शेड्यूल में आपका लिस्ट है और चौथा शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द राज्यसभा एंड लोकसभा, वो उसी के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। और इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। पायरियर इन्फॉर्मेशन, मतलब राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन दे देंगे प्रधानमंत्री की, सुनिए जी वो वाला जो आइलैंड है ना वीरान पड़ा हुआ है, हम उसको जा रहे हैं छीनने के लिए। और उसके बाद वैसे भी अब एक बात मानिए ना, मान लीजिए कि पीओके जो कि हम लाएंगे, आज लाएं कल लाएं, वो हमारे पार्लियामेंट में उसका जगह अभी खाली रखा हुआ है।
पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, तो हम लाएंगे तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सिटीजनशिप देंगे और उसका एक लिस्ट करेंगे। तो इसी से एग्जाम्पल जो होने वाला है उसी को समझिए। तो एक्वायर्ड टेरिटरी में अभी 0 है तो वहाँ पे लिखा रहेगा POK। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा, जो स्टेट यूनियन है वो रहेगा। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता। सो थैंक यू।